मैं फिर उसी विषय पर एक बार और थोड़ा चाहता हूं कि थोड़ा तफसील से बात हो जाए। सोनम वांगचुक को यही सरकार कुछ महीने पहले अरेस्ट करती है और जितनी गंभीर आरोप हो सकते हैं, एंटी नेशनल से लेके और आर्थिक भ्रष्टाचार और सारे लगाए गए उनके ऊपर और उनको कई हफ्ते जेल में रखा गया। फिर एक दिन यकायक उनको जेल से छोड़ दिया गया और तमाम जांच एजेंसियां जो उनकी एनजीओ की और उनकी जांच कर रही थी वो अचानक चुप हो गई। फिर कुछ हफ्ते बाद सोनम वांगचुक जी वहाँ से आते हैं दिल्ली और बताया ये जा रहा है कि उसमें वहाँ के जो एलजी साहब थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही सरकार और उनके बीच में बातचीत कराने में, और आके धरने पर बैठ जाते हैं। तो इसमें दो डायनेमिक्स है। एक डायनेमिक्स जो सरकार और वांगचुक जी के साथ चल रहा था, दूसरा डायनेमिक्स जो थ्रू आम आदमी पार्टी केजरीवाल और दीपके के जरिए चल रहा था। और ये दोनों में कहीं ना कहीं आपस में लिंक साफ साफ दिखाई दे रहा था। इन सिचुएशंस को देखते हुए आपकी पार्टी और राहुल गांधी ने जो स्ट्रेटजी बनाई कि पहले तो खुद नहीं गए, आप लोगों वहाँ गए धरना स्थल पर, उसके बाद उन्होंने अचानक एक दिन पीएम रेजिडेंस का घेराव कर दिया। आम आदमी पार्टी बजाय कि उस मूवमेंट को सपोर्ट करे, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि उन्होंने राहुल गांधी को कह दिया कि मोदी से मिले हुए हैं और इसलिए मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। आप लोग उसके बाद भी जो आपकी एक स्ट्रेटजी थी उसी पर चलते रहे, आपकी पार्टी और राहुल गांधी, और आज फिर वो इस्तीफे के कुछ घंटे पहले धरना स्थल पर गए और उन प्रदर्शनकारियों से मिले, बच्चों से मिले जिनको के ऊपर मंच पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, दीपके ने नहीं दिया था। वो नीचे आमरण अनशन कर रहे थे, नेहा बोरा से लेके और बाकी बच्चे उनसे मिले और उन्होंने ये बात कही कि पास्ट कांट डिफीट फ्यूचर और दिस जनरेशन इज फ्यूचर और मोदी जी इज पास्ट। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये स्पॉन्टेनियस था स्ट्रेटजी, या कांग्रेस पार्टी तो इन मुद्दों को लेके 2022-23 से समय समय पर मूवमेंट चलाने की कोशिश करती रही, लेकिन पिछले एक महीने में जिस तरह का रिस्पांस राहुल गांधी और आप लोगों को मिला, चाहे वो कोटा का हो या देहरादून का हो या आगे और उनका शेड्यूल था, उससे एक कॉन्फिडेंस आया आप लोगों में और राहुल गांधी में कि नहीं, वी कैन विन। क्या था इसके पीछे थॉट? वी कैन विन with the people of India because we stand with the people of India। यही कांग्रेस पार्टी की हमेशा एक स्ट्रैटेजी रही है कि हम सबके लिए हैं। तो जो आपने कहा, अभी मैंने भी कहा था कि कोटा में, देहरादून में आपने देखा छात्रों की गूंज में कितने बच्चे जुड़े, और ये सारे इश्यूज जो हैं राहुल जी रेगुलरली उठाते आए हैं। जो कोविड के वक्त की अगर आप बात कर लें, उसके बाद आप ये एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम की बात कर ले, ये एथेनॉल क्राइसिस जो चल रहा है इसकी बात कर ले, हर इशू पे राहुल जी ने, हाँ एप्स्टीन फाइल, राहुल जी ने हमेशा वार्न किया है, राहुल जी ने हमेशा क्वेश्चंस रेज किए हैं। देखिए, सरकार की तो स्ट्रैटेजी रही है कि ऑपोजिशन को डिवाइड करके रखें। आम आदमी पार्टी के बारे में जो मेरे व्यक्तिगत ख्याल रहे हैं, मैंने आई थिंक बहुत ही ओपनली पब्लिक फोरम में पिछले कुछ वर्षों से क्लियर कट बोलती आई हूँ। हो सकता है कि बैक एंड अंडरस्टैंडिंग या सरकार का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला सरकार अप्लाई कर रही होगी, आम आदमी पार्टी पे भी कर रही होगी, सीजेपी पे भी कर रही होगी। सोनम जी के साथ क्या बातचीत हुई हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, बट कांग्रेस पार्टी इस इशू को लेकर हमेशा से फर्म थी कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, हम आम जनता के साथ हैं। तो इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं कहूँगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिल से चाहती है कि देश बदले और देश का जो है भविष्य उज्जवल हो। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमेशा खड़े रहेंगे। पॉलिटिक्स वाला पार्ट खैर मुझे समझ नहीं ज़्यादा आएगा, क्योंकि पीछे से बैक एंड अंडरस्टैंडिंग सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट जो ये प्रेशर है कि किस तरीके से सरकार सेट करती है लोगों को, चाहे
एजेंसियों के द्वारा करती है, चाहे उनके ऊपर कोई ब्लैकमेलिंग स्ट्रैटेजी होती है, जो भी होती है, आज आप देख रहे हैं कि इतने सारे सांसद पलटी खा रहे हैं, एनडीए की तरफ जा रहे हैं। ये सारा एक फॉर्मूला चल रहा है डिलिमिटेशन बिल को पास करने के लिए संसद में। ये एक ये रुख सही नहीं है, क्योंकि ये आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं फिर यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि ये आंदोलन सरकार was trying to go through a tried and tested formula कि हम संभाल लेंगे, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, जो उनका हमेशा का रहा है, क्योंकि कर चुके हैं मैनेज बार बार, और शायद उसी डर से सब चुप थे इतने वर्षों से। चाहे आप बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात कर ले, चाहे आप एजेंसीज़ की बात कर ले, चाहे आप मीडिया की बात कर ले। मैंने खुद नोटिस किया पिछले कुछ दिनों में, जिस दिन ये मार्च भी था, संसद वाला मार्च, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादा दिखी नहीं। वहाँ पे आप जंतर मंतर जाएंगे तो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स, इंडिपेंडेंट मीडिया आपको दिखती है। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बात करते हैं, मीडिया के थ्रू सिर्फ सरकार की नैरेटिव आती है। और मैं ब्लेम नहीं करूँगी मीडिया को, क्योंकि प्रेशर इतना है, डर की राजनीति, डर से आप पूरे देश को कंट्रोल कर रहे थे। पर कहीं ना कहीं ये डर मिट गया है, क्योंकि आपने जिस तरीके से ये जो बच्चों को देखा है बोलते हुए, आज मैं भी 2 बार सोचूंगी कुछ एक्सट्रीम बोलते हुए, पर इनको कोई डर नहीं रहा। आपने देखा होगा, हाँ, बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट रहता ऐसा था नहीं है उनका। कि कोई मास्क पहन के बोल नहीं रहा है, नहीं, कोई कुछ अपने नहीं, फेस को ब्लर नहीं करके अपने बोल नाम रहा से पोस्ट है। लिख इन रहे लोगों थे। को पता है कि फेशियल रिकग्निशन स्कैनिंग चल रही है जंतर मंतर पर। इनको मालूम है कि एक एक बच्चे की डिटेल अपने सरकार नाम से इकट्ठा पोस्ट कर लिख रही है। रहे थे अपने उस आज पर। ये डरते नहीं है। इस बात से अब सरकार डरी है, क्योंकि सरकार ने पहली बार देखा है कि कोई डट के इनके सामने खड़ा हुआ है। ऑपोजिशन तो खड़ी रहती थी, ऑपोजिशन का मतलब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सबसे मेन विपक्ष और बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और इसका भी डर मोदी सरकार को है। तभी वो बार बार ऑपोजिशन को डिवाइड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पब्लिक जो है उनका डिवीजन हो जाए। इस वजह से वो शायद आम आदमी पार्टी है, थोड़ा दूसरों को पैम्पर करते रहते हैं कि अगर ऑपोजिशन वोट जो है डिवाइड हो जाए तो कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी रही है। बट 24/7 पॉलिटिक्स ही करते थे जी, और उनकी जो जीवन शैली थी हम सब ने देखा है बहुत नज़दीक से। न कभी लग्जरी गाड़ी से चलते थे, न बहुत ज़्यादा फौज फाटा सिक्योरिटी लेके चलते थे, न लाइमलाइट में रहते थे। यहाँ तक कि मीडिया से भी अपने को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते थे, नहीं चाहते थे कि मीडिया में भी उनको ज़्यादा वो मिले। लेकिन जो काम वो करते थे वो काम रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन दोनों तरफ के लोग उनके उस माइंड गेम को बाद में समझ पाते थे जब रिजल्ट सामने आता जी। ये सच है कि आप उस समय सक्रिय राजनीति में नहीं थी और आप एक मर्यादा में रहती थी कि नहीं, सामने नहीं रहना चाहिए जी। लेकिन घर के अंदर तो आप देखा करती थी ना कि किस तरह से लोग आते थे, सुबह 3 बजे, रात के 2 बजे, कई बार 4 बजे, और सभी दलों के लोग आते थे जी। और जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे वो भी उनके साथ एक ही टेबल पर बैठ के बात करते थे और फिर घर से बाहर निकल के अलग अलग चले जाते। तो उसको देखते हुए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो पूरा गेम चल रहा था जिसमें विवेक तनखा का नाम आ रहा है, जो आपके दल के राज्यसभा मेंबर हैं जी, दूसरी बार उनको पार्टी ने राज्यसभा दिया है जी। सोनम वांगचुक के वकील थे जी। बताया जा रहा है कि उन्होंने मीडिएशन का काम किया अमित शाह और सोनम वांगचुक के बीच में जब वो जेल में थे तब भी, और इस आंदोलन को खत्म कराने में उनका आमरण अनशन भी विवेक तनखा का नाम आ रहा है। अब कितनी सच्चाई है ये नहीं कह सकते। आपको क्या लग रहा है कि इन सारी चीज़ों को समझने में, जानने में, या इन सारी चीज़ों को जानते हुए काउंटर स्ट्रेटजी बनाने में राहुल गांधी इस बार कामयाब रहे? देखिए, अभी जो आपने कहा बैक रूम पॉलिटिक्स, बैक हैंड पॉलिटिक्स, तो बिल्कुल ये तो हम बचपन से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले मैं
2 मिनट अपने पिता के बारे हाँ, में हाँ। बोलना चाहती हूँ। तो उनका स्वभाव ही ऐसा था, वो बचपन से बहुत ही सिंपल और मीडिया शाय, कैमरा शाय पर्सन थे। हम लोगों को लगता था रॉन्ग मैन इन पॉलिटिक्स, लेकिन जो उनका दिमाग जैसे चलता था, बट वो गलत दिशा में नहीं चलता था। उनके पास, क्योंकि वो विनम्रता से बात करते थे, सॉफ्ट स्पोकन थे और बहुत इज्जत देते थे लोग उनको, तो शायद इसीलिए हमेशा ये सुनता कि हमने हमेशा ये सुना था कि नहीं, अहमद भाई को हम मना नहीं कर सकते। तो काफ़ी चीज़ें तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो था, लोग सुन लेते थे, मान लेते थे कि अच्छा अहमद भाई ने कहा है चलो ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका पर्सनल एजेंडा नहीं होता था। अगर वो बैकरूम पॉलिटिक्स कर रहे थे तो पार्टी हित में या देश हित में ही हमेशा सोच के करते थे, उसमें उनका पर्सनल कोई एंगल नहीं रहता था। अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आपने खुद ही कहा कितना सच कितना झूठ पता नहीं, क्योंकि आजकल तो क्या है कि एक छोटी सी सोशल मीडिया की न्यूज़ निकलती है और फिर वो वहाँ से मोस्टली आजकल खबर जो है ना ओपिनियन बेस्ड होती है, तो डिपेंड करता है कि आप किसका ओपिनियन मान लें। डिबेट कल्चर है तो न्यूज़ तो रहा नहीं कि हेडलाइंस और 1 2 3 जो न्यूज़ आती है, आजकल तो हर चीज़ पे डिबेट होता है और एंड ऑफ द डिबेट टॉपिक क्या होता है वही हमें पता नहीं होता। तो क्या नैरेटिव है, टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं, बट 100% इस पूरी प्रक्रिया में पिछले काफ़ी दिनों से बैकरूम पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, मैनिपुलेशन, इंटिमिडेशन सब चल रहा होगा, इसमें तो कोई डिनायल है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आई थिंक वेट एंड वॉच सिचुएशन था। देखिए, नीयत तो राहुल जी की हमेशा से क्लियर थी, साफ थी, इस इशू को रेज कर रहे थे, बट आगे जाके जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग थी कि भाई प्रोटेस्ट में जाना नहीं जाना, या फिर जैसे हमने देखा एकदम सडनली प्रधानमंत्री निवास के बाहर पहुंच गए, हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि प्लान था कि इम्प्रॉम्प्टू था। एंड इस वक्त आई थिंक एज अ कांग्रेस मेंबर या फिर एज अ स्पेक्टेटर ऑल्सो, हम लोग सब यही देख रहे थे कि वेट एंड वॉच। तो आई थिंक एवरी डे इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी एटलीस्ट हम लोगों की तरफ से कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो पा रही कि नहीं हो पा रही। कल तक हमें लग रहा था, न्यूज़ में आ रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, राइट? यही अंडरस्टैंडिंग नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी गए थे, तो ये हाँ यही कर रहे थे। यही सोनम जी ने भी शायद अस्पताल से कहा कि भाई सिर्फ रेजिग्नेशन ज़रूरी नहीं है, एक पॉलिसी चेंज करनी है। बट आज देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिज़ाइन कर दिया। तो बैकरूम क्या चल रहा है, आई डोंट थिंक मैं उतना इनटू द सिस्टम हूँ टू कमेंट, बट जो भी हो रहा है इस वक्त अच्छा हो रहा है और एक उम्मीद हम सब में जाग रही है कि वक्त बदल रहा है।